कर्फ्यू और गोलीकांड से नेपाल के आम जनता पे क्या असर पड़ेगा? क्या लगता है नेपाल की ये स्थिति वहाँ के लोकतंत्र की कमजोरी को दिखाती है? जब वहाँ की आम जनता परेशान है और बिहार और भारत का बॉर्डर बंद कर दिया गया है, तो क्या लगता है इससे वहाँ के आम जनता के बीच में वही प्यार बना रहेगा? या आपने बताया कि वहाँ रोटी बेटी का रिश्ता है, तो फिर भारतीय लोगों का जिनका वहाँ पे रिश्ता है, इन लोगों के लिए भी एक समस्या है कि अपने रिश्तेदारों को कैसे बचाया जाए, उस पर यहाँ के लोग क्या स्टैंड ले सकते हैं? बताया है कि आपके रिश्तेदार वहाँ रह रहे हैं। व्यक्तिगत विचार जानना चाहता हूँ कि आपके ऊपर अभी क्या व्यतीत हो रहा है। यूथ का जो सबसे मेन वहाँ पे नारा था, स्टॉप करप्शन, डोंट स्टॉप सोशल मीडिया। मैं इंडिया के संदर्भ में बात करूं तो अगर सेम स्थिति इंडिया में हो, सारा सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, तो क्या यहाँ की जनता नहीं भड़केगी? नहीं। अगला प्रधानमंत्री कौन, राहुल गांधी या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वही? अभी तक के मोदी के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? मस्जिद उसके लिए, मंदिर मेरे लिए। वो अपने जगह पूजा करता है, क्रिश्चियन अपने जगह जाता है, हिंदू में अपने जगह जाते हैं। बस सबको रोजगार चाहिए। एक आम जनता के द्वारा मोदी की मां को गाली देना, हालांकि मैं उसका सपोर्ट नहीं करता हूं, कहीं से सही नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री को आके एक नेशनल टीवी पे रोना धोना क्या कितना सही है? अच्छा नहीं लगा। राजा को गाली पड़ता है। बिहार में आप किसको देखते हैं? जनता अब जागरूक हो गई, वो अपने बच्चे की भविष्य देखेगा। वो 4 किलो अनाज और 10,000 रुपया जीविका का नहीं देखेगा। किसी राज्य का जो राजा हो वो बीमार राजा को आप देखना पसंद करेंगे? मैंने उसके सलाह मंत्री देते हैं, पर अंतिम फैसला राजा का ही होता है। सीधा प्रश्न है, महागठबंधन की एनडीए की सरकार? नमस्कार, अभी हम आए हुए हैं सीतामढ़ी इंग्लिश वर्ल्ड में। आज हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल सरकार के द्वारा जो नेपाल सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच जो मतभेद है, या इतना बड़ा जो वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है, इतना दंगा हुआ है, इसके पीछे असली कारण क्या है? इनसे कुछ सवाल करेंगे जिसके ऊपर इनका जवाब हम चाहेंगे। चलिए मिलते हैं इनसे। धन्यवाद। सर, क्या लगता है आपको इसका असली वजह क्या है? नेपाल सरकार द्वारा जो प्रदर्शन और जनताओं के द्वारा जो ये उपद्रव है, इसका मुख्य कारण है, असली वजह अगर कहोगे तो जनता की नाराज़गी जो हुई है वो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया का बंद करना, जो कि एक नवयुवक का आजकल स्रोत है, पढ़ाई का, शिक्षा भी लेता है, ऑनलाइन क्लासेस भी करती है, और हर कुछ की जानकारी सोशल मीडिया, लोगों का आवाज़ उठाना, उसको कहीं ना कहीं दबाने का काम सरकार द्वारा किया गया। ये फैसला जो वहाँ लिया गया, वो सरकार द्वारा ये बहुत गलत फैसला था। उस पर बैठ के बात हो सकती थी। तो असली वजह यही है उपद्रव का मेन कारण, कि लोगों के बीच में ये भड़काव हुई सोशल मीडिया को। क्या लगता है आपको कि नेपाल में हो रहे विरोध का असर भारत पर भी पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। हमारा पड़ोसी देश है, रोटी और बेटी का संबंध बोलते हैं उसको, है, ठीक है। साथ ही राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार, उस पर भी असर पड़ सकता है। हाँ, लेकिन उतनी असर भारत पे नहीं पड़ेगा जितना नेपाल पे पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका द्वारा टैरिफ 50% लगाने पे भी भारत को उतना असर नहीं पड़ा, तो ये नेपाल से नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन नेपाल को ज़्यादा असर पड़ सकता है। हाँ, कर्फ्यू और गोलीकांड से नेपाल के आम जनता पे क्या असर पड़ेगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, हर सामान महंगे हो जाएंगे, वहाँ व्यापार ठप हो जाएगा। पर्यटक जो घूमने जाते थे भारत से, जैसे पशुपतिनाथ दर्शन हो गया, पोखरा बहुत लोग जाते थे, बर्दीबांस जैसे शहर में जहाँ डेवलपमेंट हो रही है, सब रुक जाएगी। क्या लगता है नेपाल की ये स्थिति वहाँ के लोकतंत्र की कमजोरी को दिखाती है? लोकतंत्र की कमजोरी तो है, क्योंकि नेपाल की जनता कभी सरकार का कभी नहीं हुआ, वो केवल राजा का था। और नेपाल सरकार खुद से अपनी सरकार नहीं चलाती है, वो चाइना, कभी इंडिया और कभी अमेरिका, इसके बहकावे में वो आ जाता है। इस वजह से ज़्यादातर वहाँ परेशानी और बेरोजगारी और डेवलपमेंट नहीं हो रही, ये कारण है। नेपाल की भविष्य में अस्थिरता आएगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या इस पे स्टैंड होगा? आएगी, बहुत जल्द इसकी फिर से अस्थिरता आएगी, फिर से सब समान होगा। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो सरकारी संपत्ति को जलाया गया, सरकारी बस, गाड़ियाँ, महल,
बिल्डिंग, स्कूल्स, यहाँ तक कि मंदिर तक, ये कहीं ना कहीं गलत हुआ। इसको भरपाई करने के लिए सरकार, एक तो गरीब देश होने के कारण बहुत टाइम लग जाएगा उसको संभालने में। इससे क्या होगी, वहाँ की महंगाई बढ़ सकती है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की जो स्थिति है वो थोड़ा अभी बंद हो चुकी है, ये सब फिर से आ जाएगी, स्थिति पकड़ लेगी। क्या लगता है कि जनता का भरोसा फिर वापस लौट पाएगा वहाँ की सरकार पे? जनता वहाँ पे और मोनोपोली हो जाएगा। वो देख रहा है कि जब भी कोई भी सरकार आएगी तब हम ऐसे करके उसको कर सकते हैं। तो वहाँ पे जनता का मनोबल, थोड़ा उग्रवादी टाइप के जो लोग हैं उसका मनोबल बढ़ गया है। खुशी हो। भारत और नेपाल के बीच में क्या कोई खटास आएगा? नहीं नहीं, कोई खटास नहीं आएगा। हाँ, वहाँ के कुछ जनते, अपने भारत के जनते तो अपने सरकार से खुश नहीं रहते बहुत, तो दूसरे देश है। तो हाँ, कुछ लोग हैं जो मोदी सरकार या भारत सरकार के से उतना खुश नहीं है, लेकिन भारत हमेशा नेपाल के लिए अच्छा सोचा है और सोचता रहेगा। जब वहाँ की आम जनता परेशान है और बिहार और भारत का बॉर्डर बंद कर दिया गया है, तो क्या लगता है इससे वहाँ की आम जनता के बीच में वही प्यार बना रहेगा या फिर कुछ खटास आएगी? देखिए, जहाँ तक बॉर्डर की बात है तो मेरा भी रिश्ता है जनकपुर में, मेरे मामा है, मेरा जन्म भी नेपाल में हुआ है। हाँ, तो कहीं ना कहीं अभी बोले ना, बेटी और रोटी का जो रिश्ता है तो उस पर असर पड़ेगा। लोगों के आवाजाही, व्यापार, रोजगार, हर चीज़, एक महंगाई से गुजरना पड़ेगा वहाँ के लोगों को। यहाँ तक कि क्या बताया भाई, वहाँ सब्जी का रेट सुने जब रिलेटिव फ़ोन करता है अभी ये हाल है, तो सोचो स्थिति बदलेगी तब तक तो दिक्कत है ना, परेशानी तो होगी आने जाने के, बॉर्डर सील होने से। तो आपने बताया कि वहाँ रोटी बेटी का रिश्ता है, तो फिर भारतीय लोगों का जहाँ जिनका वहाँ पे रिश्ता है, इन लोगों के लिए भी एक समस्या है कि अपने रिश्तेदारों को कैसे बचाया जाए। उस पर यहाँ के लोग क्या स्टैंड ले सकते हैं? ये तो पर्सनल हो गई, फिर सरकार इसमें क्या एक्शन ले। शादी विवाह, यहाँ तो कोई वीज़ा और ऐसा कुछ है नहीं, तो इस पर सरकार सोचे कि कुछ ऐसा कार्ड इशू करे कि भाई आपका रिलेटिव है तो आप परमिशन लेके जा सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिटेशन हो जाए कि इतने दिनों के लिए ही आप जाके रह सकते हैं और आ सकते हैं। तो ऐसा कर सकता है, इसमें कोई खटास नहीं आएगी, रिश्ता मजबूत रहेगा भारत और नेपाल का जैसा कि आपने बताया है कि आपके रिश्तेदार वहाँ रह रहे हैं। व्यक्तिगत विचार जानना चाहता हूँ कि आपके ऊपर अभी क्या व्यतीत हो रहा है इस घटना को लेकर? बहुत भावुक, बहुत दर्द हुआ वहाँ के लोगों की कड़ा देखकर, वहाँ के लोगों का अभी दर्द देखकर बहुत दर्द होता है, क्योंकि मेरा जन्म स्थान है, मैं नेपाल बराबर जाता हूँ, मेरे सारे रिलेटिव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ का कल्चर, वहाँ की विचारधारा, लोगों के बीच में ईमानदारी। वहाँ के नेपाल पे जब पहाड़ पे जाते हैं, वहाँ के लोगों की ईमानदारी देखकर मैं बहुत पारदर्शक रूप से, एकदम स्पष्ट रूप से वो लोग बात करता है, कोई छल कपट मन में नहीं होता है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये सब जो हो रहा है ना, कुछ उग्रवादियों की वजह से, स्टूडेंट की आड़ में वो जाकर उपद्रव कर रहे हैं, वो लगता है चीन का पाला हुआ एक कुत्ता हो सकता है, संघाई ग्रुप का, आई थिंक। लेकिन नेपाल के लोग हम देखें बहुत ही दिल के अच्छे होते हैं, मैं हमेशा उनका आदर करता हूँ। और मैं एक अपील भी कर रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू कि वो अब इसको स्थिरता लावे, सरकार को समझे, अपनी संपत्ति को न जलाए। फिर ये आप ही की धरोहर है, फिर उसको बनाने के लिए आपकी ही संपत्ति लगेगी, फिर आपकी महंगाई हर चीज़ों पे बढ़ जाएगी। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि जैसे एक आलू पूरे ढेर को खराब कर देता है, ठीक वैसे कुछ उपद्रवी जो चीन के हैं वो पूरे नेपाल की जनता को भड़का के रखे हुआ है। वो ऐप बंद होने से चाइना पे ज़्यादा असर पड़ा, इस वजह से चाइना के कुछ उपद्रव लोग जो पाले हुआ है, चाइना जो उसका खाता है तो उसी का गाता भले रहता है नेपाल में, उसके भड़काने से लोग भड़कने लगे, उसके बातों में आने लगा, बातों में आने से लगा। और स्टूडेंट लोगों को ये भड़काया ज़्यादा कि सोशल मीडिया बंद हो जाएगा तुम्हारा, ये उसे लगा रियल में बंद हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो था कि आप रजिस्ट्री करवाएं और अपना एक ऑफिस डालें और इस पे बैठ के सरकार ये बात करती, जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसे पता चला है, ये कि राजनीतिक में भी कुछ मेरे रिलेटिव है तो बताया कि इस तरह की बात होने वाली थी कि बैठकर उसकी बात होता और उस पर कुछ कंडीशन लगाता कि मेरे डाटा का जो खर्च है नेपाल से पैसा वहाँ न जाए उसकी, क्योंकि नेपाल एक बहुत ही सूक्ष्म छोटा सा देश है, उसके में कमाई की स्रोत नहीं, तो इसकी पैसा बचा रहे, इस वजह से उसमें कुछ होने वाला था। लेकिन
उपद्रवकारियों ने इसको एक बड़ा इशू बना दिया। ये हमें कहीं से पता चला है ये। यूथ का जो सबसे मेन वहाँ पे नारा था, स्टॉप करप्शन, डोंट स्टॉप सोशल लेकिन मीडिया, मैं- हमारी आवाज़ों को मत दबाओ। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया बंद कर देना अचानक ये कहीं से भी अच्छा नहीं था सरकार का। सरकार द्वारा गोली चलाया गया उस विद्यार्थियों पे, ये भी कहीं अच्छा नहीं। हाँ, तो दोनों की कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हुआ है। मैं इंडिया के संदर्भ में बात करूं तो अगर सेम स्थिति इंडिया में हो, सारा सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, तो क्या यहाँ की जनता नहीं भड़केगी? नहीं भड़केगी, नहीं भड़केगी, क्योंकि ये सारे पैसे विदेश में जाते। भारत के लोग बहुत ही गंभीर और समझदार है। पर कम्युनिकेशन और लोगों की आवाज़ तो दब भारत जाएगी। अपना ऐप बनाएगा, फिर बंद करेगा तो अपना तो कुछ ना कुछ विचार करेगा ना। भारत तो बोल भी रहा है कि हम अपने पे अब आ रहे हैं, सब कुछ हम खुद करेंगे, तो ये कर सकते हैं। और भारत इतनी बड़ी देश है, इसको इस तरह से करना किसी भी राज्य के बस की बात नहीं है। तो क्या लगता है कि सिर्फ देश का पैसा दूसरी जगह नहीं जाए इसके वजह से, या फिर कोई करप्शन छुपाने की वजह से भी तो बंद नहीं, किया नेपाल जा की सकता अगर है? मैं बात करूं, करप्शन कहाँ नहीं है? हमें रसिया में है, रूस में भी है करप्शन, अमेरिका में भी है करप्शन, हर जगह है। लेकिन नेपाल में मैंने तो कहीं करप्शन उतना देखा नहीं हूँ। मैं जहाँ भी घूमने गया हूँ, पोखरा से लेकर मैं काठमांडू, करप्शन वहाँ है नहीं। वहाँ के अधिकतर लोग तो विदेश जाके कमाई कर रहे हैं ना, नवयुवक लोग। करप्शन है कहाँ वहाँ? यहाँ उसको अंधेरे में रखा गया, डार्क में रखकर शोषण किया गया, ये बोल सकते हो। और उपद्रव लोगों ने इस सरकार को हटाने का कुछ लगाया कि ऐसा किया है तो हम इसको साइड करें, बस इसी को भड़काया गया है बस। और जानते नहीं, जब एक आग बढ़ लगती है तो आग फिर बढ़ना, जिस तरह से बिल्डिंग जल रहा था, लोगों का मन भी जलना शुरू हो गया था, उसी बीच में बढ़ता चला गया, कारवा लगती चली गई। और एक चीज़ तो मैंने सबसे बड़ा घटिया चीज़ देखा, मैं किसी का पर्सनल मॉल को लूट लेना, किसी की दुकान, सोना चांदी की दुकान, यहाँ तक कपड़े की दुकान, सब ले लेकर माथा पे कपड़ा, ये क्या है? वहाँ के यूथ के द्वारा, जिसको जेनजी बोलते हैं, उसके द्वारा सरकार गिरा देने के बाद में भी अब उन लोगों के बीच में सबसे बड़ी समस्या है कि अब वहाँ सरकार बनाई किसकी जाए, किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। और इस बात को भी लेके आपस में दो गुट में बट गए हैं वो लोग। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये राजनीतिक पहलू है, इसको राजनीतिक लोग ही अच्छे से संभाल लें। सबसे पहले जनता जो उपद्रव किया है ना, उसको वोट करवा दे। एक ये नहीं, एक नॉर्मल सा एक कि आप आओ और जो 3 आदमी है तो 3 लेटर बॉक्स डाल दो बड़े सा, जिसको जो अच्छा लगता है उसमें जाके एक लेटर डाल दे कि मैं इसे प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ। जनता जब ऐसा किया तो जनता से चुन ले डायरेक्ट। MLA MP बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट काठमांडू ये लो एक शहर, आए जनता आराम से अपना प्रधानमंत्री चुने और जाए, उपद्रव शांत हो जाएगी, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। जो 3 4 5 चेहरे हैं वो आ जाए सामने। ये हो सकता है अच्छी सी एक चुनाव टाइप का। और किसी को फिर पर्सनल बना देना फिर उपद्रव का कारण बन सकता है। चलिए, तो अब नेपाल से हट के मैं आपके व्यक्तिगत सवाल पे आता हूँ। अगला प्रधानमंत्री कौन, राहुल गांधी या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वही? दोनों सही नेता हैं। एक कैम्ब्रिज से पढ़ा है, एक अपने देश से किया, देश के लिए बहुत कुछ किया है। दोनों नेता अच्छे हैं, जो आवे। लेकिन आई थिंक जब तक नरेंद्र मोदी है, दूसरे को चारा नहीं चलने देंगे। वो क्या, जनता भी नहीं चलने देंगे। आपका व्यक्तिगत वोट किसको जाएगा? ये जो अच्छा काम कर रहा है उसी को देते आए हैं और देते रहेंगे। तो क्या मेरे लिए दोनों ठीक है। क्या बीजेपी को मान लिया जाए? देखो, मैं बताता हूँ। पहले मेरे सारे रिलेटिव, मेरे नाना जी खुद मंत्री रहे हुए हैं कांग्रेस से, और फिर बीजेपी आया। तो देखो, ये कोई है नहीं पर्सनली कि मैं कांग्रेस का हूँ या मैं बीजेपी का हूँ। जो देश के लिए अच्छा करेगा, जो हमारे विद्यार्थियों के एक एज ए टीचर एक विद्यार्थियों के लिए अच्छा रोजगार देगा, अच्छे फैक्ट्री लगाएगा, बिहार की डेवलपमेंट होगी। एयरपोर्ट बना रहे हैं, एयरपोर्ट की कमाई करने के लिए क्या स्रोत है? कौन सी फैक्ट्री है, कौन सा ऑफिस है कि कमाएगा तो एयरपोर्ट हर जगह, मधुबनी आ गया, मुजफ्फरपुर आ गया, सीतामढ़ी, यानी हर जगह फैल रहा है और कमाई का स्रोत नहीं हो रहा है। तो हम चाह रहे कि रोजगार पे ज़्यादा ध्यान दे, ताकि बेरोजगारी हटे, तब ना हम प्लेन पे चढ़ेंगे, पैसा रहेगा। अभी तक के मोदी के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं?
कितना संतुष्ट हूँ 65% 100 में से हम दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गुजरात में गया था भी जस्ट सोमनाथ, मैं वो भगवान कृष्ण के द्वारिका सब तरफ घूमा हूँ, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन वही चीज़ पर आप तो बिहार के हैं ना। तो इसी वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि वही चीज़ तो आप बिहार में भी कर सकते थे। तो बिहार के थोड़ा प्रोग्रेस पे देखिए। और मोदी जी का एक चीज़ मुझे सबसे खराब लगा, मैं व्यक्तिगत रूप से बोलता हूँ, भले बुरा ना माने मोदी जी, हम हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते आ रहे थे 70-80 वर्ष जब से भारत आज़ाद हुआ है, कभी भी फ्रिक्शन नहीं आया। अब ज़्यादा आ गया है, थोड़ा उसको कम होना चाहिए। मस्जिद उसके लिए, मंदिर मेरे लिए। वो अपने जगह पूजा करता है, क्रिश्चियन अपने जगह जाता है, हिंदू में अपने जगह जाते हैं। बस सबको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए बस। आए दिन बिहारियों को गाली दिया जाता है अलग अलग स्टेट में, पर एक आम जनता के द्वारा एक मिनट सर, एक आम जनता के द्वारा मोदी की माँ को गाली देना, हालांकि मैं उसका सपोर्ट नहीं करता हूँ, कहीं से सही नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री को आके एक नेशनल टीवी पे रोना धोना क्या कितना सही है? अच्छा नहीं लगा। राजा को गाली पड़ता ही है, आज से नहीं। हम लोग किसको, अकबर को गाली पड़ा होगा, हाँ सबको गाली पड़ा है, औरंगजेब को पड़ा, सबको पड़ा है गाली। राजा को गाली देता ही है प्रजा, लेकिन इसको बड़ा इशू नहीं बनाते। क्या सोनिया गांधी को नहीं पड़ा था, राहुल गांधी को नहीं पड़ता है क्या, जवाहरलाल नेहरू को नहीं पड़ा था उनको क्या, इंदिरा गांधी को गाली का तो भंडार पड़ा था जब वो लगाई थी इमरजेंसी। हाँ तो कहाँ वो आके रोना धोना कि ये गलत था। हाँ और देखो कहावत है एक शिक्षा में कि घर में अगर चोर आवे तो कहना चाहिए कुत्ता आया है, अगर वो गाली भी दिया तो इसको तो हाईलाइटेड नहीं करना चाहिए था ना, खत्म कर देना चाहिए था। पर बिहार में चुनाव भी तो है, इमोशनल ब्लैकमेल करके चुनाव लेना, प्रोग्रेस पे वोट ले तो ज़्यादा अच्छा है। मोदी जी का काम हमें ठीक लगता है, कहीं ना कहीं गलती इंसान से ही होती है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चुनाव आने वाला है उसमें तो अभी टाइम है, परखने का हम लोग के पास समय है। पर बिहार में आप किसको देखते हैं अगला सीएम? मैं बिहार में चाहूँगा ऐसा सरकार आवे। मैं बचपन से देखा हूँ, मैं भी दिल्ली में रह के पढ़ा हूँ, वहाँ की सिस्टम और यहाँ के सिस्टम मैं देखा हूँ बचपन से। सबने बिहार के अपने बारे में सोचा, बिहार के बारे में कोई नहीं सोचा। जनता अब जागरूक हो गई, वो अपने बच्चे की भविष्य देखेगा। वो 4 किलो अनाज और 10,000 रुपया जीविका का नहीं देखेगा। वो खुद जब पढ़ लिख कर अफसर बनेगा, खुद उसके घर में लाखों करोड़, तो उसको शिक्षा चाहिए। शिक्षा का स्तर बिहार में पूरा खत्म हो गया था ये 15 साल से। तो जो भी सरकार आवे, सभी का चेहरा मुझे अच्छा लगता है, सभी के काम मुझे नीतीश भी अच्छे लगते हैं, चिराग पासवान भी अच्छे पर लगते नीतीश हैं। लगते हैं कि अगला सीएम बनेंगे उनके मानसिक स्थिति को देखकर? आई होप 80% चांस तो उन्हीं का बनता है, क्योंकि जैसा माहौल अभी बना है जीविका का शराबबंदी, महिला सब थोड़ा खुश है। तो और ये एंड वक्त पे जीविका को 10-10 हज़ार देना, हर महिला है लगभग 80% महिला तो जरूर जुड़ी हुई है गांव की। अब वोट तो गांव से आता है। किसी राज्य का जो राजा हो वो बीमार राजा को आप देखना पसंद करेंगे? मैं नहीं देखा हूँ कि वो बीमार है, पर उनकी कुछ गतिविधियां जो है होने की वजह से एज हर काम सीएम तो नहीं करता है ना, उसके कुछ अफसर्स होते हैं, कुछ उसके सलाह मंत्री देते हैं, पर अंतिम फैसला राजा का ही होता है। होगा तो उतने वो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, क्योंकि कभी ऐसे कर लेना ये सब कोई मायने नहीं रखता है। और राष्ट्रगान के बीच में इधर उधर होना, चलना फिरना, हाँ तो वही तो बोला, एज फैक्टर है उनका। लेकिन नेता कोई गलत नहीं है, उन्होंने सड़क सुधारा, हाँ शिक्षा को थोड़ा और सुधारा, उन्होंने कुछ किया। हाँ मैं बोल रहा था ना, मुझे चिराग पासवान भी अच्छे लगते हैं, मुझे तेजस्वी का भी कुछ मैटर्स अच्छे लगते हैं। मुझे ये क्या बोलते हैं वो नया नेता है जो आपका एक, हाँ जन स्वराज के जो है प्रशांत किशोर जी, उनके विचारधारा, उनकी बोलचाल मुझे अच्छे लगते हैं। हो ना हो बाद में केजरीवाल हो जाए वो नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी उनकी विचारधारा मुझे अच्छी लगती है। मुझे सारे नेता अच्छे लगता है। मैं कौन गलत कौन होता है, कौन चाहता है दिल में कि मैं इस गद्दी पे बैठा हूँ तो मैं गलत करूँ? कुछ सिस्टम्स, कुछ मजबूरियाँ होती है। सीधा प्रश्न है, महागठबंधन की एनडीए की सरकार? टक्कर तो इस बार होगी, दूध और पानी के बीच में फंसा हुआ है ये, क्योंकि मिला जुला या फिर जन स्वराज?
जन स्वराज को अभी टाइम लगेगा। सोशल मीडिया नेटवर्क है अभी केवल उनके जनता के दिल में घर बनाने में भी टाइम लगेगा। हाँ, अच्छा काम 2-4 एमएलए बने अपने क्षेत्र में करे तो फिर देखा जाएगा। हाँ, जैसे अटल जी कहे थे कि आज मेरे पास 2 पद आया है, 2 सीट आया है, ये 200 और 400 होगी। तो आई थिंक पहले 2 लावे, काम करे, फिर 200-400 देखा जाएगा जो होगा। तो सब ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने ही चैनल में आपका। हाँ, धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे रंजन जी मिलकर। हम लोगों का बात तो खत्म होने से रहा, तो फिलहाल आप देख रहे थे इन्हीं का चैनल टॉक विथ अमित, और इनका एक और भी चैनल है इंग्लिश वर्ल्ड के नाम से। इनका संस्था चल रहा है पिछले कई वर्षों से सीतामढ़ी में, और आप सुन रहे थे अमित जी सर को। मैं हूँ रंजन। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।